तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं उत्परिवर्तन एवं आनुवंशिक कोड के बारे में। ठीक, उत्परिवर्तन जिसे हम म्यूटेशन बोलते हैं, इसके बारे में जानेंगे और आनुवंशिक कोड के बारे में जानेंगे। ठीक, तो आनुवंशिक कोड हम पीछे देख चुके हैं, आनुवंशिक कोड के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक, तो जो टॉपिक है आपके क्लास 12 बायोलॉजी के वंशागत का आणविक आधार वाले चैप्टर से लिया गया है, तो इसे हम देख लेते हैं। इसमें आपको थोड़ा डिटेल में लिखना होगा। ये आपके एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, कि उत्परिवर्तन एवं आनुवंशिक कोड के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसे आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको जितना समझ में आ जाएगा उतना पेपर में लिख देंगे अगर पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, इस तरीके के क्वेश्चन कभी कभी ही आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक, इसमें आपको लिखना होगा कि डीएनए और जीन्स के संबंध में उत्परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है। यानी कि जो डीएनए होता है और जीन होते हैं, इनके संबंध में जो उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन की प्रक्रिया होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। जैसे सीकर सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन श्रृंखला का छठवां एमिनो अम्ल ग्लूटामिक अम्ल वेलिन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, जो सिकल सेल एनीमिया होती है, इसमें हीमोग्लोबिन श्रृंखला का जो छठवां एमिनो अम्ल होता है वो ग्लूटामिक अम्ल यानी कि वेलिन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक, जो छठवां अमीनो अम्ल होता है वो ग्लूटामिक अम्ल द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ठीक, आगे आपको पॉइंट लिखना होगा कि किसी एक क्षारक के विलोपन या फिर जुड़ने को निम्न उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। यानी कि जो एक क्षारक होता है उसको विलोप हो या फिर जुड़े तो उसको निम्न उदाहरणों के द्वारा समझा जा सकता है। इसे नीचे दिए गए वाक्य में तीन तीन अक्षर वाला एक वाक्य है। इन अक्षरों की तुलना जेनेटिक कोड के कोडान से की जा सकती है। यानी कि जो तीन तीन कोड दिए गए हैं, आपके तीन तीन अक्षर दिए गए हैं, इनकी तुलना जेनेटिक कोड यानी कि आपके जो आनुवंशिक कोड वाली परिभाषा बताई थी उसमें बताया था कि ये तीन तीन अक्षरों के रूप में होते हैं। ठीक, यहाँ पे ये एक आनुवंशिक कोड हो जाएगा, ये एक आनुवंशिक कोड हो जाएगा, ये एक आनुवंशिक कोड हो जाएगा और ये एक आनुवंशिक कोड हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपके आनुवंशिक कोड होते हैं। इसमें आगे आपको लिखना होगा कि अगर इनमें से एक अक्षर हटा दिया जाए तब वाक्य निम्न प्रकार पढ़ा जाएगा। अगर हमने एम यहाँ से हटा दिया तो आपका क्या हो जाएगा, आर ए एच हो जाएगा, ए एस आर हो जाएगा, ई डी सी हो जाएगा और ए पी हो जाएगा। यही आपको नीचे लिख देना है कि आर ए एच ए एस आर ई डी सी ए पी। तो इस तरीके से आपकी ये बदल जाएंगे, रीडिंग फ्रेम आपका यहाँ पे बदल जाएगा। आगे आपको यही लिख देना है कि अतः पूरा रीडिंग फ्रेम बदल जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जेनेटिक कोड कोमा विहीन होता है, यानी कि इनमें किसी भी प्रकार का कॉमा नहीं होता है। और हमें आगे दिया हुआ है कि अतः इस वाक्यों में के बीच में कोई भी एक अक्षर निकाल देने पर यह अर्धहीन हो जाएगा। यानी कि इन वाक्यों के बीच में अगर कोई एक अक्षर निकाल दिया जाता है तो ये अर्धहीन हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें नया अक्षर जोड़ने से इनका अर्थ गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि इनमें अगर कोई नया अक्षर जोड़ दिया जाए तो इनका जो कोडान का जो अर्थ होता है वो गड़बड़ा जाता है। तो ये आपको लिख देना है। इसके बाद आपको अगला पैराग्राफ बदल के लिखना। वैसे तो आप इतना करके छोड़ देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो आप बढ़ा सकते हैं कि अगर पैराग्राफ लिख सकते हैं कि अतः सिर्फ एक क्षारक का विलोपन या जुड़ना अर्थ का अनर्थ पैदा कर सकता है। यानी कि एक क्षारक युग्म का जुड़ना या फिर विलोपन होना अर्थ का अनर्थ पैदा कर सकता है। उत्परिवर्तन में भी यही होता है और यह फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहलाता है। यानी ये प्रक्रिया जो होती है वो फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है। अगर उत्परिवर्तन द्वारा सामान्य कोडान को स्टॉप कोडान के में बदल दिया जाए तो प्रोटीन संश्लेषण रुक जाता है। यानी कि जो आपका उत्परिवर्तन होता है इसके द्वारा क्या किया जाए, सामान्य कोडान जो होते हैं उसको स्टॉप कोडान में बदल दिया जाए तो आपका ये प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को रोक देंगे। और कभी कभी उत्परिवर्तन में क्या होता है, उत्परिवर्तन संबंधी प्रोटीन की संरचना उत्परिवर्ती रहती है और इस उत्परिवर्तन को साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं। यानी कि कभी कभी क्या होता है, उत्परिवर्तन संबंधी जो प्रोटीन की संरचनाएं होती हैं वो अपरिवर्तित रहती हैं। ठीक, तो ये अपरिवर्तित रहने की जो प्रक्रिया होती है इसे उत्परिवर्तन का साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं। ठीक, उत्परिवर्तन का साइलेंट या फिर स्टॉप म्यूटेशन जो होता है वो उसे
कहते हैं, ठीक? तो ये आपकी उत्परिवर्तन की परिभाषा और आनुवंशिक कोड या फिर आनुवंशिक कोड बोले या फिर उत्परिवर्तन की परिभाषा बोले, वो हो जाएगा, ठीक? तो इसका आप ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें और इसे आपको अच्छे तरीके से और बेहतर ढंग से तैयार कर लेना है, ठीक? तो इसका आपको ऊपर से हम स्क्रीनशॉट दिए देते हैं, ठीक? स्क्रीनशॉट कर लें और इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक? सबसे पहले तो आप इतने पार्ट का यहाँ पे स्क्रीनशॉट करें। अब आप यहाँ पे जो बचा हुआ पार्ट है इसका भी स्क्रीनशॉट कर लें और जो नीचे पार्ट दिया गया उसका भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लें और जो सबसे नीचे लाइन दी गई उनका भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लेते हैं। इन्हें आपको अच्छे तरीके से और बेहतर ढंग से एक दो बार आप लीड लगाकर अगर इसे देख पढ़ लेंगे और लिख कर एक दो बार पढ़ लेंगे या फिर बुक अगर आप रीड करते होंगे तो ये टॉपिक आपको आ गया होगा, क्योंकि बुक रीड करना बहुत आपके लिए इंटर में ज़रूरी होता है। जितना ही आप एक चैप्टर को 2-3 बार पढ़ेंगे, उसमें आपको इतना तैयार हो जाएगा कि आपको अगर एग्ज़ाम में कोई भी टॉपिक बिना पढ़ा हुआ आ जाता है, तो आप उस टॉपिक में कुछ ना कुछ लिख देंगे। बुक रीड करने का आपका सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है, या जो टॉपिक आपके टीचर नहीं पढ़ाते हैं, आपके एग्ज़ाम में ट्यूशन में नहीं पढ़ाया जाता है और आपको कहीं से पता नहीं होता, वो बुक रीड करने से आपको वो टॉपिक पता होता है और उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होती है। थोड़ी बहुत जानकारी से आप स्टार्टिंग करके उस टॉपिक को आप अंत तक ले जा सकते हैं, ठीक? जिससे आपको पूरे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर 5 नंबर का है तो 4 नंबर या 3 नंबर मिल सकते हैं, पूरे नंबर जाने की कोई चांस नहीं रहेंगे, ठीक? तो उसमें आपको नंबर मिल जाएँगे, ठीक? इसी तरीके से आप बुक रीड ज़रूर किया करें, ठीक? तो इस तरीके के टॉपिक आपको बुक रीडिंग में मिल जाएँगे जो कि आपको कोई भी टीचर नहीं कराते हैं, ठीक? तो इस तरीके के टॉपिक आप बुक से तैयार कर सकते हैं, ठीक? क्योंकि ये कोई थ्योरी बेस्ड टॉपिक होते हैं, इसमें आपको ज़्यादा समझ में नहीं आता है। कोई भी टीचर आपको ज़्यादा समझा नहीं सकता, क्योंकि ये आप 2-3 बार पढ़ेंगे तभी आपको ये टॉपिक तैयार होंगे, ठीक? तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास टेस्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।